नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव मार्कंडवाड़ी ने ऐलान किया कि 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से गांव में मतदान होगा। 1982 में केरला में उपचुनाव में मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और उसके बाद 2004 से नियमित इस्तेमाल होने लगा। हमें याद रखना चाहिए कि भारत में लोकसभा के 9 चुनाव बैलेट पेपर से ही हुए हैं। हम इस वीडियो में महाराष्ट्र चुनाव के अलावा चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ और सवालों की बात करेंगे, तो आखिर तक देखिएगा। मार्कंडवाड़ी गांव के लोगों ने बैलेट पेपर से मतदान की तैयारी पूरी कर ली थी। बैलेट बॉक्स भी बना लिया था, बैलेट पेपर भी छपवा लिया था। बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बैठ भी गए। तहसीलदार ने वोटिंग की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी गांव वालों ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली। वोटिंग किए जाने की अपील के लिए पोस्टर भी लगाए गए। गांव वालों से कहा गया मतदान में हिस्सा लें। इन्हें संदेह है कि उनके गांव के 1900 वोट में से बीजेपी के उम्मीदवार को 1000 से अधिक वोट कैसे मिल गए। मतदान को रोकने के लिए यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। गांव में 5 दिसंबर तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन के इनकार के बाद मार्कंडवाड़ी गांव में बैलेट पेपर से मतदान तो नहीं हुआ, लेकिन सोलापुर जिले के मालशिरास विधानसभा में यह गांव पड़ता है। यहां से बीजेपी का उम्मीदवार 13,000 से अधिक वोटों से हार गया था। जीतने के बाद भी एनसीपी शरद पवार के विधायक उत्तम राव जानकर ने बैलेट पेपर से सांकेतिक मतदान का समर्थन कर दिया था। उनका मानना है कि उन्हें इस गांव के नतीजे पर विश्वास नहीं हो रहा। इस गांव में उन्हें बढ़त नहीं मिली, जबकि पिछले कई चुनावों में उन्हें यहां से बढ़त मिलती रही है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि महाराष्ट्र चुनावों को लेकर संदेह केवल मशीन से जुड़े नहीं हैं। कई तरह के संदेह हैं, लेकिन सभी को मशीन के नाम पर खारिज कर दिया जा रहा है। क्या आप भूल गए, इसी साल फरवरी महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना था। यह अपने आप में एक फ्रॉड था जो कई चुनावों से चला आ रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक नया तरीका था चुनाव में फ्रॉड करने का, जो 2014 के बाद मोदी सरकार लेकर आई थी। बाकायदा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह संवैधानिक संशोधन और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लोकतंत्र पर प्रहार करता है, मुक्त और तटस्थ चुनाव की प्रक्रिया में दखल देता है, क्योंकि राज्यों और केंद्र में सत्ताधारी दलों को जो फंड मिलता है उसमें काफी अंतर होता है। इससे अलग अलग दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड पर गंभीर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती हार में हताशा के कारण नहीं दी गई थी, बल्कि सजगता के कारण दी गई थी कि यह एक फ्रॉड हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फ्रॉड था, जिससे चुनाव में 2 दलों के बीच समतल जमीन की नीति प्रभावित हो रही थी। इस फ्रॉड के रहते कई चुनाव हो गए। इसका फायदा किसे मिला आप सब जानते हैं। सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला, और वो भी कई हजार करोड़ रुपए में। इस स्कीम के कारण चुनाव में समतल जमीन टूट गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अब बॉन्ड को चुनौती हार की हताशा में दी गई थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ याचिका दायर करने वाली पार्टी सीपीएम को यकीन था कि यह एक फ्रॉड है। इसलिए सीपीएम ने बाकी दलों की तरह मजबूरी में भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक फ्रॉड को सामने से पकड़ा। तब गोदी मीडिया ने, आप याद कीजिए, कितने सवाल पूछे इलेक्टोरल बॉन्ड के फ्रॉड को लेकर। सब चुप्पी साध गए। मेरा सवाल है, जब बॉन्ड और फंड के जरिए चुनावी प्रक्रिया में फ्रॉड किया जा सकता है, तो आप बाकी सवालों और संदेहों को खारिज कैसे कर सकते हैं। कई लोग नतीजों को ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो नतीजों को खारिज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जान लेना चाहते हैं। इसलिए आप सभी सवालों को हार की हताशा का नाम देकर दरी के नीचे नहीं सरका सकते, टरका नहीं सकते। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर रहा था। उसके बाद भी लोकसभा में अखिलेश यादव से लेकर महुआ मोइत्रा ने अपने पहले ही भाषण में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए थे। वे ये सवाल हार की हताशा में नहीं उठा रहे थे। लोकसभा का यह रिकॉर्ड बता रहा है कि विपक्ष तब भी सवाल उठा रहा था जब उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ था।
मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अच्छी बात है कि नागरिक संगठन, विपक्षी दल और जनता प्रक्रियाओं को लेकर संदेह करती है, संदेह को व्यक्त करती है। इससे पता चलता है कि चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सजगता है, हताशा नहीं है। ये क्या दुनिया के लोकतंत्र ने इस धरती पर चुनाव में धांधली नहीं देखी है? क्या भारत के चुनाव में धांधली कभी नहीं हुई? हम इस तरह की नौटंकी क्यों कर रहे हैं, जैसे संदेह करना दूसरे ग्रह की घटना हो? बैलेट पेपर की मांग तो इलॉन मस्क भी कर रहे हैं, उन्हें भी मशीन पर भरोसा नहीं, जबकि वे दिन रात मशीन बनाने का ही काम करते हैं। खुद इसने ट्वीट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने का जोखिम बहुत बड़ा है, भले ही कम मशीनों के साथ ऐसा हो सकता है। ट्रंप के एक और समर्थक हैं रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, वे भी मशीनों पर संदेह व्यक्त करते हैं। क्यों अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है? क्या अमेरिका इस तरह की मशीन नहीं बना सकता था? आप मशीन का नाम ले लीजिए, YouTube के लिंक के नीचे आपको भारत के चुनाव आयोग की तरफ से एक जवाब पोस्ट हो जाता है। इतनी निगरानी क्यों यूट्यूबर के उस वीडियो का मोनेटाइजेशन खत्म कर दिया जाता है जो मशीन की बात करता है? भारत में विपक्षी दलों ने और जनता ने कई चुनावी नतीजों को स्वीकार भी किया है। यह भी ठीक नहीं कि हर चुनाव के बाद संदेह व्यक्त किया जाता है, ऐसी धारणा गलत तरीके से बनाई जा रही है। सवाल है कि महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि संदेह का स्तर इतना बड़ा हो गया? इससे जुड़े कुछ सवाल तो दूसरे राज्यों के समय से उठ रहे थे, जिन्हें उठाने के बाद लोगों ने खुद ही छोड़ दिया, नियति का मान लिया। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के बाद फिर से उन सवालों को उठाया जाने लगा है। विपक्ष जैसे ही सवाल शुरू करता है उस पर हमला होने लग जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हारने पर मशीन को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन यहां तो जिस गांव में बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा था, उस विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार एनसीपी का उम्मीदवार जीता था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा है कि महाराष्ट्र के मार्कड़वाड़ी में कर्फ्यू लगाना दुखद है। अगर जनता को मतगणना के नतीजों पर संदेह है और वह बैलेट पेपर के माध्यम से संदेह को दूर करना चाहती है, तो इसमें समस्या क्या है? देश में किसी भी किस्म के संवैधानिक और अहिंसक मुहिम को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि इससे भाजपा और मौजूदा चुनावी प्रक्रिया का असल चेहरा सामने आ जाएगा। इस किस्म के गैर लोकतांत्रिक रवैये का शांतिपूर्ण विरोध आवश्यक है। प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ऐसा क्या डर है अगर चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव फ्री एंड फेयर थे। आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग इतना भयभीत क्यों है, या आगामी सरकार के आदेश पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक और झूठ। चुराए हुए इस मतदान को दुनिया देख रही है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का तर्क रहा है कि पिछले 15 से 20 चुनावों के नतीजे देखिए, मशीनें हर चुनाव में अलग अलग रिजल्ट दे रही हैं। जब नतीजे आपको सूट नहीं करते तभी आप कहते हैं इसमें खराबी है। लेकिन क्या मशीन से पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब अलग अलग नतीजे नहीं आते थे? हर चुनाव में तब भी तो अलग अलग नतीजे आ रहे थे और सरकारें बदल रही थीं। बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव के दौरान भारत में कितने नए राजनीतिक दलों का जन्म हुआ, कितने नए नेता पैदा हुए और उन्होंने सरकार बनाई।
उस समय भी धांधली होती थी और लोग सवाल उठाते थे। आज भी बीजेपी के लोग याद दिलाते हैं उस समय की धांधली के बारे में। तो क्या उस समय वे हताश थे? हार की हताशा में बूथ लूटने के झूठे आरोप लगा रहे थे। जिन नेताओं पर हारने और हताशा के आरोप लग रहे हैं, उन्हीं में से एक थे लालू प्रसाद यादव, जो अपनी रैलियों में मशीन लेकर पू पा पी करके लोगों को हंसाते थे और मशीन के प्रति जागरूक किया करते थे। आज वही नेता मशीन पर सवाल उठा रहे हैं जो कल तक मशीन के प्रचारक माने जाते थे। एक समय था जब बैलेट पेपर से चुनावों पर सवालों को कोई नहीं दुत्कारता था, गंभीरता से लिया जाता था। तभी चुनावी प्रक्रियाओं को और सुरक्षित बनाने के उपाय किए गए और किए जाने की जरूरत आगे भी पड़ेगी। आज तो मुख्य चुनाव आयुक्त धांधली से जुड़े सवाल सुनते ही इनकार करने लग जाते हैं, शेरो शायरी सुना देते हैं। सच यही है कि जनता का वोट लुट न जाए, इस पर नजर रखने की जरूरत हर दौर में रही है और होगी। मतदाता सूची से नाम कट जाने की घटना अपवाद तो नहीं है। ऐसी शिकायतें कितनी बढ़ गई हैं, दिल्ली में भी देख लीजिए। नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आई थी, जो असंवैधानिक माना गया, फ्रॉड निकला। आज छेड़छाड़ के नए नए तरीके आ गए। सबको दिख रहा है कि चुनाव आते ही विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों का हमला शुरू हो जाता है। यह खेल नया नहीं, लेकिन इसका स्केल निश्चित रूप से नया है। जांच एजेंसियों की कितनी ही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। उनकी साख की परवाह क्या कभी मोदी सरकार ने की होती तो यह काम अब तक बंद हो गया होता। हरियाणा चुनाव के समय कांग्रेस के एक प्रत्याशी को ईडी के छापे के बाद जेल भेज दिया गया। बीच चुनाव में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को जमानत देते हुए कहा, जिस आधार पर गिरफ्तारी की गई उसका कानून में किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता है। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रहा है, फिर भी उसे जेल भेजा गया आपके सामने। तो चुनावी प्रक्रिया को कई तरीके से प्रभावित किया जाता रहा है। क्या इस तरह की कार्रवाई से चुनावों की विश्वसनीयता बनी रह जाती है? महाराष्ट्र में बात केवल मशीन की नहीं हो रही, नतीजों को लेकर और भी सवाल है। ऐसा नहीं है कि लोग आरोप लगाकर गायब हो जा रहे हैं, बाकायदा लेख लिख रहे हैं, चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। द वायर में परकला प्रभाकर आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि 20 नवंबर को चुनाव आयोग ने शाम 6:14 पर एक प्रेस रिलीज जारी की। इसके अनुसार 5 बजे तक 58.22% वोट डाले गए। इस हिसाब से जितने मत पड़े उनकी कुल संख्या होती है करीब 5,64,88,024 वोट। रात 11:53 पर चुनाव आयोग एक और आंकड़ा जारी करता है, जिसके अनुसार रात 11:30 बजे तक 65.02% वोट डाले गए। अब कुल संख्या बढ़कर 6,30,85,732 वोटों की हो जाती है। तो इस तरह शाम 6:14 से रात 11:53 के बीच लगभग 66 लाख वोटों का भारी अंतर आ जाता है। गिनती से, मतगणना से कुछ ही घंटे पहले यह अंतर और विकराल हो जाता है, लगभग 76 लाख का। प्रभाकर लिखते हैं कि 5 बजे के बाद आने वाले वोटरों को एक पर्ची दी जाती है और इनकी वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य है। 95 सीटें हैं जहां इस तरह का भारी अंतर देखा गया और इन सभी में बीजेपी और उसके साथी दलों को भारी फायदा पहुंचा है, ऐसा प्रभाकर लिखते हैं। क्या इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग सभी को नहीं दे सकता? जो वीडियोग्राफी की गई होगी वो जनता को नहीं दिखाई जा सकती ताकि उन्हें भी शांति मिल जाए? लोकसभा में भी इस तरह से डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर का सवाल उठा था। जिन लोगों ने सवाल उठाए बाकायदा अपना हिसाब किताब चुनाव आयोग को भेजा। एडीआर ने चुनाव आयोग के डेटा से ही दिखाया कि ईवीएम में जो वोट पड़े और जो गिने गए उसमें अंतर पाया गया। 538 संसदीय क्षेत्रों में यह अंतर देखा गया। इस पर चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया है।